कैसे हो बच्चों, तुम सब कैसे हो? मुझे बताओ, सब बढ़िया तो चल रहा है? यस यस, हाउ आर माय चैंपियंस टुडे? ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गया है। मैंने कहा था ना कि अभी तो यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ एक वीक बचे हैं एग्जाम्स में, मैं शुरू करती हूँ आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का वेरी 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 क्विक रिविजन। आ जाओ सब लोग, जुड़ जाओ, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, क्योंकि अभी आपके प्रिपरेशन में भी आग लगने वाली है और बहुत ही स्पीड में हम आज के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का वन शॉट देखा था? कैसा लगा आप सबको? ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर किसी चीज़ की और ज़रूरत हो, हमारी अड्डा टीम आपके साथ बनी रहेगी। आइए चलो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि डेवलपमेंट है, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी करूंगी, आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगी, बस हमारे साथ बने रहना। ठीक है बच्चों, अब कल हमने जैसे देखा था, कल के इकोनॉमिक्स शॉर्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स के बारे में आपको एक बता दिया था कि क्या कैसे क्यों हो रहा है। ठीक है, आज हम उसी तरीके से चैप्टर 1 को लेकर चलते हैं। और हाँ, आपकी सारे वन शॉट आने वाले हैं, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एमसीक्यूज हो, आपके सारे डिमांड्स फुलफिल होंगे यहाँ पे। ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? तो ये तो क्लियर है कि इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम हाँ, इनकम होना चाहिए हमारे पास, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए हमारी। नेशनल डेवलपमेंट के थ्रू हम गए थे और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो आज उसी को एक जल्दी जल्दी क्विक रिकैप करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर डेवलपमेंट, और उसमें है कि बच्चों डेवलपमेंट जो होता है कैन बी हेल्पफुल फॉर वन एंड हार्मफुल फॉर अनदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डेवलपमेंट किसी भी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होती है। इंडिविजुअली डेवलपमेंट का जो एक गोल होता है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो अलग होता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग होता है। एज अ स्टेट, एज अ नेशन और एज अ वर्ल्ड, डेवलपमेंट के जो मीनिंग होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करूँ, इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूँ, तो अगर मेरे लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी वो डेवलपमेंट होगा। क्या पता वो एज अ डिस्ट्रक्शन भी हो सके। जैसे कि हम डैम का एग्जाम्पल लेते हैं, आप मेरे पीछे एक डैम देखो। ठीक है, डैम एक ज़माने में कहा जाता था कि अगर डैम्स बिल्ड होंगे तो फिर उसे एज अ टेम्पल्स की तरह माना जाएगा। और ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि डैम्स बिल्ड करने के बहुत सारे फ़ायदे होते थे, अनगिनत फ़ायदे होते थे। इरिगेशन सुधर जाता था और फिर बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुरू हो जाते थे। लेकिन अगर वो डैम बनाया जाता था तो उससे प्रॉब्लम किसको होती थी? डैम्स के आसपास, उस जगह के आसपास रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती थी। उनके घर उजड़ जाते थे, उनकी ज़मीन ले ली जाती थी और बहुत ही बुरा होता था उनके साथ। ठीक है, तो और डैम्स जहाँ पे भी बिल्ड किया जाता है वो जनरली ऐसे एरियाज में बिल्ड किया जाता है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी हमारी। तो डैम्स को एक तरीके से डेवलप करना तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाना है। लेकिन क्या आपने सोचा, क्या हमारी गवर्नमेंट ने तब सोचा कि हम डैम्स जो डेवलप कर रहे हैं उसके वजह से हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है? जी नहीं। तो यही मैंने कहा कि डेवलपमेंट किसी एक के लिए और डिस्ट्रक्शन किसी दूसरे के लिए। उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे कि अभी हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलती है ना। जितने भी माउंटेन एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारा जो इंडिया है हम वो वर्ल्ड लेवल पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो जब पहाड़ को काटे जाते हैं, हाईवेज़ बनाया जाता है, टनल्स बनाए जाते हैं, तो वो सब कुछ तो एक ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। लेकिन क्या उस डेवलपमेंट के वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें हार्म हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। हमारा वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वहाँ के पॉपुलेशन है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब चलो आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट चलेंगे, फटाफट। इसके बाद क्या है कि हमने
पढ़ा है हमारी इस चैप्टर में कि जो डेवलपमेंट है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, किस किस बेसिस पे और किस किस पैरामीटर्स पे उसे हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है कि इनकम। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इंसान होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि डेवलपमेंट किसी एक का, डिस्ट्रक्शन किसी और का, उसी तरीके से अगर मैं सिर्फ इनकम को ऐसा समझ लूँ कि जिसके पास बहुत इनकम होगा उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, उसे हम काफ़ी डेवलप्ड पर्सन और स्टेट और अ नेशन मानेंगे, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत सारे एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी को एक जॉब दे दो, कोई एक लड़का है, ठीक है, वो एक लड़का है अराउंड 25 ईयर्स का, ओके, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी कॉलेज कंप्लीट की, उसके बाद उसकी जॉब लग गई। उसकी जॉब लगी, उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिले एज एन ऑफर, उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिले। एक मंथ में अराउंड वो सपोज करो 1 लाख, एक मंथ में उसकी जो इनकम है वो 1 लाख है। लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें जुड़ी हुई थी। उसे, उसका घर कहीं था, सपोज करो उसका घर दिल्ली में था, ठीक है, बट ड्यू टू दिस जॉब ही हैज टू रीलोकेट हिज, ठीक है, तो उसे रीलोकेट करके उसे जाना पड़ा तमिलनाडु। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब के लिए लोग इधर से उधर नहीं जाते हैं, लेकिन क्या तुम ही एक बात सोचो कि हाँ, उसे पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन उसे अपनी फैमिली छोड़कर जानी पड़ी। ठीक है, वो जिस कंफर्ट में अपने घर में रह रहा था, जिस इमोशंस के साथ वो रह रहा था, तो वो सब कुछ उसे छोड़ के अकेले जाकर एक नए शहर में सब कुछ नए तरीके से उसे इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो माना कि इनकम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम मिक्स्ड गोल कहते हैं। बिल्कुल सही, इनकम एंड द मिक्स्ड डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब इस मिक्स डेवलपमेंट में गोल्स में क्या होते हैं कि एक तो हमारा मनी और मटेरियल थिंग्स होता है। देखो यहाँ पैसे मैंने दिखाए हैं, तो मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ हम खरीदते हैं मनी के वजह से, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और उसके बेसिस पे हम मानते हैं कि हाँ भाई वो तो बहुत डेवलप्ड है। लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत सारी जो अलग अलग फैक्टर्स है वो भी बहुत हेल्प करते हैं। लाइक लोगों का कहना होता है कि हमें अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हम उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो एजुकेशन, हमें सही एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है, एंड दीज थिंग्स कम अंडर द नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स या जिस चीज से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हेल्थ हुआ, ठीक है, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज। अगर आप किसी बहुत ही रूरल एरियाज में रहते हो, वहाँ पे हॉस्पिटल भी जाने का सोर्स नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल तो पहली बात है ही नहीं, और हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत दूर थोड़ी सी जाके शहर में हैं। तो ऐसे जगह पे जब आपको अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सी बात है, जाहिर सी बात है, आप परेशान हो जाओगे और आप सोचोगे कि यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ मैं किसी भी तरीके से बीमार पड़ जाऊं, मुझे छोटी सी छोटी मेडिसिन के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है। तो हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, एजुकेशन बिल्ड्स अ नेशन कहा जाता है कि अगर आपको ढंग से एजुकेट नहीं किया जा रहा है तो इन फ्यूचर जाके आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स किसी नेशन के लिए प्रूव सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बट और क्या चीज़ होती है यहाँ पे? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि कोई बहुत ही फार्मर, एक प्रॉस्परस फार्मर था, पंजाब का ज़रूर था, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए था? उसे अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, उसके बाद उसे अब्रॉड भेजना था, उसके पास चीप लेबर होने चाहिए थे, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी।
और एक जो पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट होता है या पोल्यूशन फ्री जो एरिया माना जाता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इनकम के साथ साथ मिक्स्ड गोल्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो एक हमारी हो गई मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स में आ गए पैसे, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने खरीदी, और दूसरा क्या हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसे हम नॉन मटेरियल थिंग्स भी बोलते हैं। अब आगे चले तो आगे चलकर हम देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट को अगर मैं बात करूं तो उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं और उसको मेजर कैसे करते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट की बात आते ही जैसे मैंने बताया था कि एक पूरा जो देश होता है, कोई भी देश होता है वो बना होता है लोगों से, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी वो अपने लाइफ में काम कर रहे हैं, उससे हमारा इनकम जनरेट होता है और फिर उसको हम कैलकुलेट करके नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। बट क्या तुम मुझे ये बताओ कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम किसी कंट्री की इनकम को काउंट करके ये बता सकते हैं कि क्या वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है? यही तरीका निकाला गया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उसका कहना था कि जो भी वो डेवलपमेंट, जिस भी कंट्री को वो डेवलप्ड कंट्री बोलेगा, वर्ल्ड बैंक जिस भी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री का एक टैग देगा, दैट कंट्री शुड हैव हाई इनकम, that country should have high income, or you can say that country should have high क्या बताया था कल मैंने, बताओ पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही, पर कैपिटा इनकम। लेकिन यूएनडीपी का क्या कहना है? यूएनडीपी का कहना है कि जो भी हम डेवलपमेंट मेजर कर रहे हैं, जो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो 3 फैक्टर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और वो 3 फैक्टर्स क्या है? एवरेज पर कैपिटा इनकम, जो हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम होती है, एजुकेशन जो होता है कि स्कूलिंग ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होती है, एंड द नेक्स्ट इज हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, कोई भी इमरजेंसी पे आने पे आप कैसे उसे टैकल कर सकते हो, कोई भी कंट्री। तो इन तीनों के ऊपर बेस्ड यूएनडीपी ने बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होगा उस कंट्री को हम कहेंगे कि येस दैट कंट्री इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, या फिर जिसकी नॉर्मल सी होगी उसे हम कहेंगे कि दैट कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। जैसे कि हमारा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री जो कि अपने डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहा है। क्लियर है? और इस चीज़ को सही भी माना गया, रीज़न ये है, और भी अब जैसे जैसे ना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड डेवलप हो रही है, वैसे वैसे इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और भी फैक्टर्स ऐड होने वाले हैं, जिसके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बच्चों सुनो, ध्यान दो बोर्ड पे, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब, ठीक है। बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, जैसे हमने क्या बात किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये, तो डेवलपमेंट के आगे जो शब्द लग रहा है यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन कहने का मतलब ही है कि उस देश के जो सिटीजन्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उस देश में, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, क्या उससे वो खुश हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, ठीक है। और इसीलिए इस प्रोसेस को, जिसको यूएनडीपी ने निकाला था, एचडीआई को माना जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ मेजरिंग और कंपेयरिंग द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ these 3 फैक्टर्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है, आखिर उसे हम, ये वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ये आखिर रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एवरेज पर कैपिटा इनकम होने से क्या होता है ना, चलो बोर्ड पे देखो, आओ समझाती हूँ तुम्हें। एवरेज पर कैपिटा इनकम अगर किसी भी कंट्री का, कल जैसे कि मैंने एक टेबल दिया था, आप लोगों को याद होगा तो, है ना, एक टेबल दिया था और उससे मैंने होमवर्क भी दिया था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि कोई उसे होमवर्क एज अ होमवर्क किया नहीं है। वाई इज दिस यार? बच्चों यार एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे, थोड़ा अलर्ट होके पढ़ाई कर लो यार, गजब हाल है। देखो, लुक ऑन द बोर्ड, एवरेज पर कैपिटा इनकम
एवरेज पर कैपिटा इनकम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यही होता है ना। अब सपोज करो कि मैं 2 कंट्रीज का एग्जांपल लेती हूं, जहां पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं 5 लोगों का एग्जांपल लेंगे, 5 सिटीजन उस कंट्री के हैं, ABCDE, ठीक है। इस पे हम आते हैं, यहाँ पे अगर मैं 5 लोगों का एग्जांपल लूँ, ABC, चलो 4 लेती हूँ, ठीक है, 4 एग्जांपल लेती हूँ। अगर एक कंट्री है जैसे कि श्रीलंका का एग्जांपल लेकर मैं ये बता रही हूँ कि A कमाता है 500, B कमा रहा है 600, C कमा रहा है अराउंड 300 और D की जो सैलरी है वो 40,000 है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर कंट्री में, और ये पर मंथ की इनकम है, इस पर्टिकुलर श्रीलंका की जो कंट्री है उसमें क्या सब कुछ अच्छे से चल रहा है? क्या वो डेवलप्ड है? क्या उसमें जो डिस्पैरिटी आ गई है बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल, डिस्पैरिटी का मतलब होता है बच्चों की इतनी बड़ी जो अंतर क्रिएट हो गई, इतना बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट हो गया है बिटवीन रिच एंड द पुअर पीपल, क्या वो सही है? किसी भी देश कि अगर मैं एवरेज पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो हो सकता है कि किसी 3-4 देशों की एवरेज पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सेम हो, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, उसमें जो अंदर की जो इनकम होती है एक पर्सन की, एक सिटीजन की, वो कैलकुलेट करके ही एवरेज पर कैपिटा इनकम निकलती है। बट बहुत ही ध्यान से सुनना, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद या इस कैलकुलेशन को देखने के बाद कि क्या वो जो कंट्री में सिटीजन्स रह रहे हैं क्या सब लोग एक जैसे कमा रहे हैं? नहीं। क्या उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सबकी एक जैसी है? नहीं। क्या उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो गलत हो जाता है, और जिस वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं, एवरेज पर कैपिटा इनकम वॉज नॉट अ गुड वे ऑफ मेजरिंग which country is developed, which country is not developed। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं, कंपैरेटिव डेटा ऑन पंजाब, केरला एंड बिहार। ठीक है, ये कुछ डेटा है। अब डेटा के हिसाब से यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दी गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन बर्थ, बिफोर 1 साल होने के पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज दी गई हैं। पंजाब की है 49, केरला की है 11 और बिहार की है 60। मतलब 1000 बच्चों पे जो पंजाब में है 49 के अराउंड 49 जो लिखा हुआ है उतने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल कंप्लीट करने से पहले। सिमिलरली केरला में 11 है एंड बिहार में इट इज़ अराउंड 60। तो आप देख सकते हो कि ये जो केरला का वैल्यू गिवन है, इससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा पंजाब में ये किससे हो रहे हैं, और उससे भी बुरी हालत किस में है? बिहार में बुरी हालत है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आगे चलो, लिटरेसी रेट तो खैर ये आपको पता होना चाहिए कि केरला की लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये है 2001 का डेटा। अब इस डेटा के हिसाब से केरला की जो लिटरेसी रेट थी वो 91 थी, बिहार 47 एंड पंजाब 70। मैं ये टेबल इसलिए लाई हूँ ताकि हम ये कंपेयर कर पाएं कि आखिर किस फैक्टर को हम जज करके ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट डेवलप्ड नहीं है। क्या ये जो पर कैपिटा इनकम है ये हमें सही जानकारी देता है या नहीं देता है? अगर नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5, क्लास 1 से लेके 5 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यहाँ पे रेशियो दिया है कि कितने जा रहे हैं आखिर स्कूल अटेंड करने के लिए, अपनी क्लास अटेंड करने के लिए। पंजाब में इट्स 81, केरला में इट्स 91 एंड बिहार में इट्स 41। अब चलते हैं द मेजर थिंग जिसकी लिमिटेशंस अभी जस्ट मैंने बताई है, विच इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में जो पंजाब है उसकी 26,000 है, केरला 22,800 एंड बिहार 5,700। अब बच्चों मुझे ये बताओ, पर कैपिटा इनकम यार बिहार की तो बहुत कम है, बहुत कम इन कंपैरिजन टू दीज टू। बट वन मोर थिंग जिसे हमें नोटिस करना चाहिए यहाँ पे कि पंजाब एंड केरला, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग तो सेम है, आसपास के फिगर्स हैं यहाँ पे। बट क्या यहाँ की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो तो केरला की बहुत अच्छी थी,
ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स को जज करते हुए, इतने सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि यस स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम alone is not the good way of judging which country is developed and which country is not developed. ठीक है बच्चों, चलो इधर आओ। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? डेवलपमेंट क्या होता है पढ़ लिया, उसको मेजर कैसे करते हैं पढ़ लिया, डेवलपमेंट अलग होते हैं फॉर डिफरेंट पीपल जान लिया, एज अ डेवलपमेंट मेजरमेंट करने का तरीका एक वर्ल्ड बैंक ने बताया, एक यूएनडीपी ने बताया, यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला एंड विच इज कंसिडर्ड एज द मोर प्रिफर्ड मेथड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बाय कंप्लीटिंग आवर करंट नीड्स, हम अपनी अभी की ज़रूरतों को ढंग से पूरा करते हुए और फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचते हुए जिस भी तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ही डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझे ध्यान से क्या कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्विक रिवीजन है आज, इसलिए कोई मस्ती मजाक नहीं चलेगी कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करते हुए फिर हम और पढ़ने वाले हैं अबाउट सिविक्स, आपकी ज्योग्राफी, मैप वर्क भी तो कराना है। जी हाँ मैम को याद है कि मैप वर्क कराना है। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल है। क्रूड ऑयल इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है? वैसे रिसोर्सेज जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जो हमारे पास अबंडेंस में है। अबंडेंस का मतलब होता है जो कि काफ़ी अनलिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, ख़त्म नहीं होने वाले रिसोर्सेज। ठीक है, एंड एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है एंड उसको अगर हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर दें, उसको हम ओवर यूटिलाइजेशन कर दें तो बच्चों वो ख़त्म हो सकती हैं बिकॉज इट इज़ लिमिटेड। नाउ क्रूड ऑयल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्रूड ऑयल की जो डिमांड है ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? तो ये डेटा के हिसाब से मिडिल ईस्ट में ये रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स कहने का मतलब है कि इनके पास इतना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, इतना ऑलरेडी उनके पास रिजर्व्स रखा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट के पास अराउंड 89 है और यहाँ पे लिखा है कि इतना रिजर्व्स होने के बाद भी अभी के पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कंट्रीज़ की डिमांड है उसके हिसाब से आखिर ये कितने साल तक लास्ट कर सकता है? तो इट कैन लास्ट फॉर अप टिल 93। ठीक है, 93 ईयर्स तक। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, 93 ईयर्स तक इतने सारे जो रिजर्व्स है 89 बिलियन टन्स। 89 बिलियन टन्स बच्चों बहुत होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो नंबर ऑफ ईयर्स ये जो लास्ट करेंगे वो 93 दी गई है। देन वी कम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके पास रिजर्व्स बहुत कम है। यू कैन सी एज पर मेंशन्ड इन द बोर्ड दैट इज ओनली 4 बिलियन टन्स ही रिजर्व्स हैं उसके पास, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। वो अपनी सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ की यूज़ करते हुए, अपनी पूरी इकोनॉमी को यूज़ करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एंड जितने इसके पास रिजर्व्स हैं उसके बेसिस पे उसके तो सिर्फ 10 ही साल चलने वाले हैं। ठीक है, बट एज अ वर्ल्ड, जब हम एज अ वर्ल्ड इसकी बात करें कि वर्ल्ड में ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज हैं उसको लेकर अगर बात करें तो टोटल जो बिलियन टन्स में रिजर्व्स है दैट इज 137 एंड वो कब तक लास्ट करेगा? वो लास्ट करेगा 43 ईयर्स तक। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अभी चल रहा है तुम्हारा 2026 एंड अभी से अगर मैं 43 ईयर्स की बात करूं, अगर ये क्रूड ऑयल ख़त्म हो गया तो आखिर क्या होगा? कैन यू इवन इमेजिन? तो यही बताया जा रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, जो रिसोर्सेज आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, उस रिसोर्स को आपको अभी के लिए तो ढंग से यूज़ करना ही है, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए, ताकि वो भी उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, उसके लिए भी आपको उसको बचा कर रखना है। एंड दैट इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आओ चलो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। वाटर का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वाटर कहने के लिए तो हमारा जो अर्थ है दैट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट का मतलब है कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, 3/4 बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना है, समझे?
डिस्ट्रैक्शन नॉट अलाउड इन द क्लास ऑफ वर्षा मैम, मैंने कल भी आपको कहा था। ठीक, देखो बच्चों एग्जाम्स है, पढ़ लो, मेहनत कर लो। हमारा सुबह वाला अपडेट देखा ना, सीबीएसई क्या कह रहा है, यू हैव टू आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा इस वाले एग्जाम में। एंड एसएसटी की कोई टेंशन मत लेना, बिकॉज व्हेन वर्षा मैम इज हियर टेंशन गोज स्ट्रेट अवे आउट ऑफ द डोर। ठीक है, नाउ देखो अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेती हूँ, ग्राउंड वाटर का, ठीक है, अगर मैं ग्राउंड वाटर का एग्जांपल लेती हूँ तो ग्राउंड वाटर को भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फॉर मल्टीपर्पज़। बट क्या ये ग्राउंड वाटर लिमिटेड अमाउंट में है या अनलिमिटेड अमाउंट में है? बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ग्राउंड वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? वैसे तो क्लास एंड होते होते आपको पता ही चल जाएगा। तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये आगे जाके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड देन व्हाट द फ्यूचर जनरेशंस विल डू। सो यहाँ तक आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं, चलो काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज डेवलपमेंट, वो क्लियर है। डेवलपमेंट आखिर क्यों ज़रूरी होता है, पता है ना क्यों ज़रूरी होता है? बिल्कुल मैम, हमें पता है डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर किसी पर्सन का जो डेवलपमेंटल गोल्स है, चाहे वो एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ कि रिच गर्ल, कल का डिफरेंस याद है ना? मेरे ख्याल से अभी तक आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, लिख लिख के भी प्रैक्टिस करना है, बस देखना नहीं है, उसे लिखना है, उसे समझना है। देखो मेन रीजन क्या होता है ना कि आपको पता है, आपको आता है कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा कवर है, वो टॉपिक मेरा कवर है, इससे तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन देके यूं आंसर लिख दूंगा। बट आप जब आंसर लिखने जाते हो, आपको उसे बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर देना, एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे मिस्टेक्स के लिए भी मैं आई हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको क्या करना है। आगे के क्लासेस में ये ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैक टू आवर टॉपिक। डेवलपमेंट क्या हो गया? डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं, मिक्स्ड गोल्स होते हैं। इनकम के बेसिस पे कैसे हम डेवलपमेंट को जज करते हैं। उसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट के बाद हमने देखा कि हम नेशनल डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं या कंपेयर कैसे करते हैं। उसके अंडर में हमने वर्ल्ड बैंक का देखा और यूएनडीपी का देखा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्विक रिविजन करते जा रही हूँ, आप मेरे साथ ये थम्स अप बनाते चलो कि हाँ मैम धीरे धीरे हमारी सारी टॉपिक्स कवर हो रही है। ठीक है, डन है, डन डन डन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। यूएनडीपी का जो वैल्यू मेजरमेंट की तरीका था वो काफ़ी अच्छा माना गया, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब नाम ही कह रहा है कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो ह्यूमन के पास, ह्यूमन को जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अदर दैन द इनकम, वो भी मैटर करने लगती है उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो कंट्रीज़ को कैसे हम जज करेंगे, तो उसके लिए 3 तरीके आए। एक एवरेज पर कैपिटा इनकम पे हमने जज किया, दूसरा जज किया कि वहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, और तीसरा वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। डन। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक चैप्टर था हमारा डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट में अपना ज़रूर मुझे पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ठीक है, कल मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड देन धीरे धीरे करके 7 मार्च से पहले आपका पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप रिवीजन कर लोगे, आपको आंसर राइटिंग ट्रिक समझ में आ जाएगी, आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे, केस बेस्ड स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे, एंड जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं सब पूरी हो जाएंगी फॉर दीज एग्ज़ाम्स। ठीक है, कोशिश करना इसी एग्ज़ाम में फोड़ दो। ओके, चलो क्लास ख़त्म करते हैं। टिल देन keep studying champions, be healthy, stay and stay happy. चलो, जय हिंद।